मैं सुनील जी, खाटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। अब बिहार के तमाम 10वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए पुनः एक लाजवाब, ज्ञान से परिपूर्ण, रोचक लेक्चर श्रृंखला लेकर के हाजिर हूँ। और इस बार 7वें चैप्टर व्यापार और भूमंडलीकरण चैप्टर से संबंधित मैं लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूँ। विश्व बाजार का विस्तार और एकीकरण इसमें समाहित है। शुरुआत में विश्व बाजार किसको कहते हैं? विश्व बाजार वैसे बाजार को कहते हैं जहां सभी देश की वस्तुएं आम लोगों के लिए उपलब्ध हो। मोटा मोटी जो इसकी सामान्य परिभाषा है, जैसे एग्जाम्पल, भारत की आर्थिक राजधानी आप मुंबई को ले लीजिए तो यहाँ सारी चीज लगभग उपलब्ध है। कपास हो, सूती वस्त्र हो, बड़ा मशीन हो, दवा हो, हर चीज वहां उपलब्ध है। ऐसा नहीं है कि ये आज ही है। प्राचीन भारत में विकसित सिंधु घाटी के सभ्यता के समय में व्यापारिक संबंध मिस्र और मेसोपोटामिया के सभ्यता से भी था। और उस समय व्यापार का केंद्र दिलमुन, जिसको आधुनिक बहरीन हम लोग कह सकते हैं, मेलुहा, मकरान तट पर स्थित था। अब प्राचीन काल में अलेक्जेंड्रिया ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था, बहुत बड़ा व्यापारिक स्थल था। और अलेक्जेंड्रिया में सबसे बड़ी खास बात थी कि यहां पर 3 महादेश, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, तीनों महादेश को व्यापार होते रहता था। अलेक्जेंड्रिया को स्थापित करने में मुख्य भूमिका सिकंदर को जाता है। याद रखिएगा, सुनील जी खाटी बिहारी कह रहा है, बिल्कुल याद रखिएगा, अलेक्जेंड्रिया को स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो सिकंदर को। अब वाणिज्यिक व्यापार के क्षेत्र में जल और थल दोनों मार्ग का जबरदस्त विकास हुआ, अभूतपूर्व विकास हुआ। और इस विकास का केंद्र था यूरोप। औद्योगिक क्रांति में जब वाष्प से संचालित मशीन आए तो बड़े बड़े कारखाने व्यापक रूप से स्थापित हुए। इसका केंद्र इंग्लैंड था। और 1750 ईस्वी के बाद ये शुरुआत हुआ। अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि विश्व बाजार का स्वरूप और विस्तार क्या था, एक्सटेंशन क्या था। तो वाष्प इंजन आने के बाद इंग्लैंड में बड़ा बड़ा कारखाना स्थापित हुआ, उत्पादन काफी बढ़ गया। और जब काफी बढ़ गया तो स्वाभाविक है कि उत्पादन बेचा भी गया, बेचने के लिए बाजार चाहिए, फिर नए उत्पादन के लिए कच्चा माल चाहिए। अब कच्चा माल आए तो कहां आए? ब्रिटेन छोटा सा देश, तो उसको अब उपनिवेश पर ध्यान गया, जो उन देशों पर, पिछड़ा हुआ देश जहां पर अभी उतनी विकास नहीं आई थी, उन देश को कैसे गुलाम बनावे। इस उपनिवेशवाद, एक नई शासन प्रणाली की ओर ब्रिटेन ने अब सोचना शुरू किया। उपनिवेशवाद किसको कहते हैं, इसके बारे में कॉन्सेप्ट हासिल कर ले, अवधारणा हासिल कर ले। ये एक ऐसी राजनीतिक आर्थिक प्रणाली है जो अप्रत्यक्ष रूप से एशिया के अविकसित देश, अफ्रीका के अविकसित देश, या अफ्रीका के लगभग सब देश अविकसित था, और दक्षिण अमेरिका के पिछड़े देश के आर्थिक शोषण के लिए बनाई गई ये राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली थी। इसके कारण मैनचेस्टर, लिवरपूल, लंदन ये सब बड़ा नगर के रूप में स्थापित हो गया और कपड़ा का वस्त्र उद्योग केंद्र बन गया। अब यहां पर चूंकि वस्त्र उद्योग केंद्र बन गया, बड़ा बड़ा फैक्ट्री स्थापित हुआ, तो वहां पर चाहिए अब मजदूर। अब मजदूर चाहिए तो उस स्थिति में गिरमिटिया मजदूर प्रणाली शुरू किया गया। इस गिरमिटिया मजदूर प्रणाली के तहत ऐसा था कि औपनिवेशिक देश से श्रमिक निश्चित समय के लिए वो देश, जैसे ब्रिटेन था, अपने शासित क्षेत्र में ले जाते थे। अब वहां पर नगदी फसल जैसे गन्ना उत्पादन करना, चाय का उत्पादन करना, रबर का उत्पादन करना, इन सब के लिए वो ले जाते थे। आमतौर पर ये पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिम बिहार, पंजाब, हरियाणा, इन सब क्षेत्र से ले जाए गए और इनको जमैका, फिजी, त्रिनाद, मॉरिशस, टोबैगो, इन सब जगह ले जाया गया। कुछ तो वहीं बस ही गए। आप कई देखिए, आपको याद होगा जो मॉरिशस के कई प्रधानमंत्री भारतीय मूल के हैं, और वेस्ट इंडीज में भी कुछ ऐसे देश हैं जहां के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के बनने का मौका मिला था। चूंकि उस समय बस गए थे, बाबा दादा परदादा बस गए थे, आज उनका पौत्र प्रपौत्र वहीं का नागरिक बन गया और आगे जाकर के राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा लिया और ऊंचे पद पर भी पहुंचा।
अब विश्व बाजार की उपयोगिता क्या है? तो विश्व बाजार की उपयोगिता देखिए कि किसान को अब अपने उपज का अच्छा रिटर्न मिलने लगा, क्योंकि बाजार प्रतिस्पर्धी था। कुशल श्रमिक की विस्तार, अब उसका कुशल श्रमिक का पहचान अब विश्व लेवल पर होने लगा। रोजगार के नए नए अवसर प्राप्त होने लगे। विश्व बाजार की ये उपयोगिता थी। अब विश्व बाजार का लाभ क्या हुआ? तो विश्व बाजार का कुछ बेनिफिट्स भी हुआ। तो औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण, ये इसका प्रसार हुआ। रेल मार्ग, सड़क, बंदरगाह, खनन, बागवानी, इन सब का स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ, संरचनात्मक विकास हुआ। कृषि के उत्पादन में तंबाकू, रबर, कॉफी, नील, गन्ना, इस सब का उत्पादन अब विश्व के कमोबेश हर भाग में होने लगा। विश्व बाजार में नई तकनीक आई, वाष्प इंजन, टेलीग्राफ, बड़े जलपोत, ये सब भी आए। आप देखिए कि भारत में 16 अप्रैल 1853 को रेल का आरंभ हुआ था, और रेल के आरंभ करने का श्रेय ब्रिटेन को जाता है कि इसने ही शुरुआत में लाया था। भले ही वो अपने लाभ के लिए लाया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि विश्व बाजार से सिर्फ लाभ ही लाभ हुआ, इसकी हानि भी है। साम्राज्यवाद का आरंभ हुआ। साम्राज्यवाद क्या है कि ये उपनिवेश को अपने अधीन करता था और शोषण, उसकी तीव्रता पूरी तेजी से करने लगता था। यहां तक कि साम्राज्यवाद अपना क्षेत्र फैलाने के लिए अपने लड़ाई भी करने लगा। जैसे ब्रिटेन का फ्रांस से लड़ाई हो जाता था, हॉलैंड से लड़ाई हो जाता, नीदरलैंड से लड़ाई हो जाता था। इस तरह का लड़ने झगड़ने भी लगा। स्थानीय उद्योग और कुटीर उद्योग ये नष्ट हो गए, चूंकि उनके पास मशीन से वो काम नहीं करते थे, उनका काम धीमा होता था और महंगा भी होता था सामान, इसलिए वो नष्ट हो गए। अब एक और टर्म के बारे में, एक और पद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण, आर्थिक मंदी। ऐसा हुआ कि जब बड़ा मशीन आया, उत्पादन बहुत बढ़ गया, तो एक ऐसी स्थिति आई कि जब इतना उत्पादन सरप्लस हो गया कि बाजार में उसको खरीदने वाले लोग कम हो गए। एक समय आया कि बाजार में माल पड़ा हुआ था और उसको खरीदने वाले लोग नहीं थे। इससे कृषि, उद्योग, व्यापार तीनों का विकास अवरुद्ध हो गया। लाखों लोग बेरोजगार हो गए, फैक्ट्रियां बंद होने लगी। तो ये आर्थिक मंदी का, इसको इस रूप में हम लोग जानते हैं। आर्थिक मंदी कब आया था? 1929 में। याद रखिएगा, नहीं तो सुनील जी खाटी बिहारी मारेगा 10 गिनेगा। एक कब आया था आर्थिक मंदी? 1929 रहा था। कब तक? 1939 तक। पीक पॉइंट पर रहा था 1929 से लेकर के 33 तक। तो 1920 से 27 के बीच यूरोप अमेरिका में काफी प्रगति हुआ और डेवलपमेंट भी जम करके हुआ। इससे पहले आर्थिक संकट का अनुभव नहीं था, लेकिन आर्थिक मंदी का अब आया क्यों 1929 में? तो उसके कुछ कारण थे। बहुत अधिक उत्पादन कर दिया गया, खरीदार उतने बढ़े नहीं। इसके बाद कृषि में ज्यादा उत्पादन होने के कारण कृषि के वस्तु का दाम गिरने लगा, कृषि की उत्पाद परी सरने लगी। एक अर्थशास्त्री है, उनका नाम है कार्डलिफ। याद रखिएगा, अर्थशास्त्री का नाम कार्डलिफ। अपने पुस्तक द कॉमर्स ऑफ द नेशन में इस बात का उल्लेख किए थे। कार्डलिफ ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? द कॉमर्स ऑफ नेशन। इसको याद रखेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध में बहुत से यूरोपीय देश ने अमेरिका से कर्ज ले लेकर के विश्व युद्ध में, चूंकि प्रथम विश्व युद्ध में बहुत से यूरोपीय देश लड़ने झगड़ने में बर्बाद हो गए थे, वो विध्वंस के कगार पर थे, तो अमेरिका से कर्ज लेकर के और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने लगे। लेकिन ऐसा हुआ कि जब अमेरिका में कुछ संकट आया तो वो यूरोप से कर्ज मांगने लगा। तो भाई, तुम जो कर्ज लिया था वो हमको वापस करो। इसके, और उसमें यूरोप देने की स्थिति में नहीं था। परिणाम हुआ यूरोप के कई बैंक डूब गए, बर्बाद हो गए। यूरोप के कई बैंक बैठ गए, और इस बैठने की स्थिति में आर्थिक मंदी बढ़ गया। आर्थिक मंदी का प्रभाव क्या पड़ा? तो इस मंदी का सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर पड़ा, और अमेरिका पर पड़ा, यूरोप पर भी पड़ा। मंदी के कारण बैंक लोग अब कर्ज देना, माने बैंक कर्ज देना बंद कर दिया। वसूली की प्रक्रिया तेज हो गई। कर्ज की कमी के कारण कारोबार ठप हो गया, बेरोजगारी बढ़ी। 1933 तक आप समझ सकते हैं कि यूरोप लगभग 4000 से ज्यादा बैंक बंद हो गए थे। 11000 कंपनी चौपट हो गई, बंद हो गई। जर्मनी और ब्रिटेन भी इस आर्थिक मंदी से प्रभावित हुआ था। ऐसा हुआ कि उसने जो अमेरिका से ऋण लिया था 1929 के मंदी के बाद, उसे अमेरिका मांगा, नहीं दिया तो कुर्की जब्ती, बहुत सारा
गारंटर फरेंटर का जो सामान था ये लेना शुरू किया। परिणाम हुआ कि वो उजड़ गया और 1919 के दौर में वो वापस पहुंच गया। 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए। इसी समय का लाभ उठा करके हिटलर ये जर्मनी में ख्याति प्राप्त कर लिया। 1929 में ब्रिटेन में भी उत्पाद, निर्यात, रोजगार, आयात, जीवन स्तर में चौतरफी गिरावट आई। 35 लाख लोग बेरोजगार हो गए। भारत भी इससे प्रभावित हुआ। कृषि के उत्पाद की कीमत बहुत गिर गई। किसान को कर न चुका पाने के कारण ऋण के जाल में फंस गए। अब जब यह आर्थिक मंदी आई तब एक नया टर्म के बारे में जान लीजिए, उसको कहते हैं संरक्षणवाद। हर देश अपने वस्तु को ज्यादा बिकने के लिए, अपने वस्तु को विदेशी वस्तुओं को अपेक्षा होने वाले नुकसान से बचाने के लिए विदेशी वस्तु पर ऊंची आयात शुल्क लगाने का चलन बढ़ गया। इसी को संरक्षणवाद कहते हैं। अब विश्व बाजार के आलोक में बदलते हुए अंतरराष्ट्रीय संबंध ये किस तरह का है? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसमें किस तरह का बदलाव आया विश्व बाजार में? अंतरराष्ट्रीय संबंध विश्व बाजार में किस तरह का बदलाव आया? तो प्रथम विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, सोवियत संघ, इसके बाद ये तीनों शक्तिशाली देश के रूप में उभरे, क्योंकि यूरोप के अधिकांश देश लड़ कट कर को बर्बाद हो गए थे। 1922 के बाद अमेरिका की स्थिति बड़ी तेजी से फैली और 1928-29 तक में आप आश्चर्य कीजिएगा जब अमेरिका में लगभग 50 लाख की कार की बिक्री हुई। और अब अमेरिका की कुछ कंपनी की इतनी आर्थिक शक्ति हो गई कि वो सत्ता के केंद्र बिंदु भी बन गए थे। सोवियत रूस 1920 से 29 के बीच 1920 से लेकर के और 29 तक 1920 से 29 के बीच काफी आगे बढ़ा। 1929 के बाद लेकिन आर्थिक मंदी आई। 1933 तक आर्थिक मंदी का प्रभाव रहा। इसी बीच तब अमेरिका को भी घबराहट हुई। तब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट वहां के राष्ट्रपति बने। उन्होंने एक न्यू डील नाम की व्यवस्था, जिसको नई व्यवस्था भी कहते हैं, ये उन्होंने लागू की। इस व्यवस्था के अंतर्गत ये था नई नीति जिसमें आर्थिक क्षेत्र के अलावा राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियों को नियमित करने की इसमें विचारधारा थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि कृषि और उद्योग में संतुलन स्थापित करना और जन कल्याण के तहत रेल मार्ग, सड़क, पुल, इन सब का विकास करना। और यूरोप में सुधार के तहत 1932 में यूरोप भी घबराया। तब एक लुजान सम्मेलन बुलाया था। कब? 1932 में लुजान सम्मेलन बुलाया था। कौन सा सम्मेलन? लुजान सम्मेलन, भूलना मत। जिसमें जर्मनी के क्षतिपूर्ति की राशि, चूंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर बहुत ज्यादा पेनाल्टी लगा दिया गया था, बहुत ज्यादा उस पर दंड लगा दिया था, उसकी क्षतिपूर्ति को कम कर दिया गया। तब एक और प्रवृत्ति उभरी, अधिनायकवाद। यह अधिनायकवाद इस अवधारणा को कहते हैं कि वैसी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्ति केंद्रित हो जाए और वह व्यक्ति उस परिस्थिति का लाभ उठा करके नायक की छवि बना ले। और इसी परिस्थिति का लाभ उठा करके हिटलर जर्मनी में एक बहुत बड़ी शक्ति वो स्वयं बन गया था। हिटलर एक सामान्य व्यक्ति से उठ करके और वो अधिनायक बन गया था। और इसी के कारण द्वितीय विश्व युद्ध का ये कारण भी बना था। अब 1950 के दशक के बाद परिवर्तन क्या क्या हुआ ये देखें तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में भीषणतम तबाही हुई थी, ये सब आदमी जानते हैं। तब हर यूरोप के देश उजड़ गए थे। पुनर्निर्माण का कार्य आरंभ होना था। अब यह पुनर्निर्माण का कार्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आरंभ हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में हुआ। अब कम से कम तीसरा विश्व युद्ध की नौबत न आवे, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र अपना सारा काम कुछ अपना और संगठन के माध्यम से, यूनेस्को हुआ, विश्व स्वास्थ्य संगठन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हुआ, इन सब के माध्यम से वो अपना काम करने लगा। पुनर्निर्माण का सब काम संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, चूंकि ये दो देश बहुत ही शक्तिशाली देश बन चुके थे, इनके तत्वाधान में होने लगा। जुलाई 1944 में अमेरिका में न्यू हैम्पशायर, याद रखिएगा 1944 में न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक नीति और वित्तीय सम्मेलन हुआ था। और वहां पर IMF, इंडियन मॉनेटरी फेडरेशन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका उद्देश्य यह था। और उसी समय युद्ध के बाद के समय में जो देश उजड़ गए थे उनको पुनर्निर्माण के लिए
के लिए पैसा का इंतजाम कहां से हो, तब विश्व बैंक की स्थापना की गई। तो आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, और वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक को जुड़वा संतान भी कहते हैं। आईएमएफ किसको किसको याद रखिएगा, नहीं तो मारूंगा 10 गिनूंगा 1, नस फाड़ दूंगा, याद रखना भैया, मेरे पढ़ाने का यह शैली है, मैं आपको हंसा हंसा के पढ़ाऊंगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फेडरेशन, और वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, इनको जुड़वा संतान भी कहते हैं। बाद में ऐसा हुआ कि विश्व 2 धरा में बट गया। सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवाद धरा बना, जिसमें हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी शामिल थे, और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवाद धरा बन गया। इसमें इराक, ईरान, सऊदी अरब, जॉर्डन, यमन, सीरिया, लेबनान, ये सब शामिल थे। और इसमें अमेरिका जबरदस्ती अपना कूटनीति, सैन्य नीति, इन सब से प्रभाव बढ़ाने लगा। चूंकि अमेरिका जानता था आने वाला दिन तेल और गैस बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, और एक धारा जो कि उजड़ चुका था, फिर से कोशिश किया ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी और बाल्टिक देश, स्पेन बनाने का, लेकिन इसकी शक्ति, चूंकि ये द्वितीय विश्व युद्ध में ये सब शक्ति लड़ते झगड़ते टूट चुके थे, तो 1945 के बाद अत्यंत क्षीण हो गई थी। और 1990 तक सारे उपनिवेश, इन सब के जितने भी उपनिवेश जहां जहां इन्होंने अधिकार किया था, सब स्वतंत्र हो गए। और 1944 में नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग ने एक बेनेलेक्स नाम का संघ बनाया। कब? 1944। नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, याद रखेंगे। 1944 में बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग ने बेनेलेक्स नाम का संगठन बनाया था। 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का और यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी और ईईसी की स्थापना हुई थी। 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी और ईईसी की, इसमें फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, इटली, ये सब शामिल हुए थे। ब्रिटेन इसमें 1960 में शामिल हुए थे। अब आइए एक और पद के बारे में जानते, एक और टर्म के बारे में जानते, भूमंडलीकरण का दौर। भूमंडलीकरण राजनीतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक जीवन के विश्वव्यापी समायोजन की प्रक्रिया है। यह जीवन के सभी क्षेत्रों को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप इसने दिया था, जिसने दुनिया के सभी भागों पर या दुनिया के सभी भागों को एक तरह से जोड़ दिया, संपूर्ण विश्व को एक गांव के रूप में बना दिया। सारा भूमंडल एक ग्लोबल विलेज के रूप में यह बन गया। तो बन गया ग्लोबल विलेज के रूप में। अब यहां देखिए कि एक व्यवस्था आती है जिसको हम लोग कहते हैं पूंजीवादी। तो पूंजीवादी व्यवस्था की, पूंजीवादी एक ऐसी आपको व्यवस्था है जो बाजार और मुनाफा पर टिका होता है। पूंजी पर आधारित एक व्यवस्था को हम पूंजीवादी व्यवस्था कहेंगे, जो बाजार और मुनाफा पर टिका रहता है। एक पद शीत युद्ध का आपने शब्द सुना होगा, नाम सुना होगा। यह शीत युद्ध क्या था कि राज्य नियंत्रित बाजार पर सोवियत, ये नियंत्रित अर्थव्यवस्था का नेतृत्व सोवियत रूस करता था, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ये पूंजीवादी व्यवस्था का दोतक था, ये लीड करता था। इन दोनों के बीच भीतरे भीतरे गुटबंदी और भीतरे भीतरे जो है सामना सामने युद्ध नहीं करता था, लेकिन शीत युद्ध चलते रहता था और अपने गुट में अधिक से अधिक देश को शामिल करना चाहता था। लेकिन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और साम्यवादी गुट का अवसान हो गया, और पूंजीवादी गुट अब एकमात्र गुट, जो मजबूत गुट, बिल्कुल नवीन अवधारणा के साथ, विकास के साथ प्रसार हुआ। और भूमंडलीकरण शब्द का, इसको ऑब्जेक्टिव में याद रखेगा, भूमंडलीकरण शब्द नामक शब्द का पहला इस्तेमाल अमेरिका के जॉन विलियमसन ने किया था। किसने किया था? अमेरिका के जॉन विलियमसन ने। भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन शब्द का अमेरिका के जॉन विलियमसन ने किया था। भूमंडलीकरण के प्रभाव को कायम रखने के लिए अमेरिका ने विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, बहुराष्ट्रीय कंपनी का भी अप्रत्यक्ष रूप से इसका योगदान लिया। फिर कुछ ऐसे संगठन सब बने, G8, ओपेक, आसियान, यूरोपीय संघ, G15, G20 भी कह सकते हैं, G7, दक्षिण सार्क, ये सब भूमंडलीकरण के प्रक्रिया को और बढ़ाया। अब यातायात की सुविधा, बस, हवाई जहाज, टैक्सी, इसके बाद बैंक, बीमा, इस सब में दी जाने वाली सुविधा इतना तेजी से बढ़ी कि दूर संचार और सूचना तकनीक के आने के बाद, मोबाइल फोन, इंटरनेट, ये सब आने के बाद, होटल, रेस्टोरेंट, कॉल सेंटर, इन सब की स्थापना होने के बाद पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज के रूप में बन गया। और 1991 के बाद, 1991 के बाद भूमंडलीकरण के दौर में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ये बेताज बादशाह के रूप में बादशाह प्राप्त कर लिया।
और संयुक्त राज्य अमेरिका केंद्रित अर्थव्यवस्था बन गया। भूमंडलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण का दौर चलाया। और भारत में भी जानते हैं जो 1991 के बाद ये सब चीज उदारीकरण, निजीकरण, जिसको मैंने अर्थव्यवस्था में आपको बताया भी है, ये शामिल किया भारत। और अमेरिका केंद्रित अर्थव्यवस्था का एक तरह से उत्थान हुआ, जन्म हुआ। और भूमंडलीकरण के दौर में अमेरिका नवीन आर्थिक साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ। इस तरह से आपका ये व्यापार और भूमंडलीकरण चैप्टर समाप्त हुआ और इतिहास का आपका 7वां चैप्टर समाप्त हुआ। मैं सुनील जी खाटी बिहारी यहीं आपसे विदा ले रहा हूं, लेकिन आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं कि आप बिहार में चाहे कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, पटना से, आरा से, दरभंगा से, कटिहार से, मुजफ्फरपुर से, दरभंगा से, आप कहीं से भी, सीतामढ़ी से, समस्तीपुर से, कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हो, या गांव के गरीब कस्बे से तैयारी कर रहे हो, या आप गांव के कोई निर्धन छात्र हो, आप सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसको, ये फ्री चैनल है, किसी भी तरह का आपके शुल्क न लग रहे हैं। सब्सक्राइब करें, मित्रों में बतावें, इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को दबा लें कि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपको जानकारी मिलता चला जाए। मैं उम्मीद करूंगा आगे जाकर के आपको ऑब्जेक्टिव के भी बारे में जबरदस्त जानकारी दूंगा, उसके भी बारे में जानकारी दूंगा। मेरी इच्छा है कि बिहार का हर छात्र 80 से 90% अंक प्राप्त करे। मैं सुनील जी खाटी बिहारी यहीं पर आपसे विदा ले रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।